गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में, इससे पहले हमने न्यूक्लियर स्टेबिलिटी पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे कंडीशंस, राइट। कल जो हमने लेक्चर देखा किसके रिगार्डिंग, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए, मतलब कि नाभिक के स्थायित्व के लिए जो हमने पढ़ा वो बेसिकली ये था कि अगर सेगर चार्ट के द्वारा हम n और z, ठीक है, इसके लिए एक कर्व बना रहे थे तो वो रियलिटी में तो हमें ऐसा मिलना चाहिए था हमारी सोच के अकॉर्डिंग कि n इज इक्वल्स टू कैसा होता है, z होता है। बट सेगर चार्ट ने बताया कि ओनली जिनका एटॉमिक नंबर 20 होता है, राइट, 20 होता है, वहां तक तो हमें n इज इक्वल्स टू क्या मिलता है, z। मीन्स वहां तक हमें ये लाइन एज इट इज मिलेगी। लेकिन जैसे ही हम एज ग्रेटर देन 20 के लिए बात करना स्टार्ट करते हैं, देन इस लाइन में कुछ डेविएशन आ जाता है, ठीक है, तो ये लाइन अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो सैगर्ट ने अपने न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, नाभिक के स्थायित्व में बताया कि यहाँ से इस तरीके से कर्व का डेविएट होना, इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि जब हम एज ग्रेटर देन 20 पे जाते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ जेड इंक्रीज होते हैं। बट जैसे ही प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि होती है, प्रोटॉन की संख्या में इंक्रीमेंट होता है, तो उनके बीच आपस में रिपल्जन होता है, ठीक है, प्रतिकर्षण होता है। और जब स्टूडेंट्स किसी नाभिक के अंदर प्रोटॉन की संख्या के बीच में प्रतिकर्षण होता है तो वो स्टेबल नहीं कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर सारे प्रोटॉन्स स्टेबिलिटी में नहीं रहते हैं, दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं। उस कंडीशन को हम अनस्टेबिलिटी बोलते हैं, अस्थायित्व बोलते हैं, राइट। तो इसमें क्या होगा, एज ग्रेटर देन 20 पे नाभिक जो हो वो अस्थायित्व की कंडीशन में आ जाता है। और जैसे ही ये अस्थायित्व की कंडीशन में आता है बच्चों, होता क्या है अपने पास में कि हमें तो बेसिकली ए चाहिए, ए होता क्या है, n प्लस में z होता है, ठीक। तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि z के नंबरों को तो घटा दें और न्यूट्रॉन्स के नंबरों को बढ़ा दें, ठीक। जैसे कि सपोज कीजिए ए 25 चाहिए, तो इसके लिए मुझे बहुत सारी कंडीशन मिल सकती हैं, 1 + 24, 2 + 23 और सिमिलरली 3 + 22 और सो ऑन। और एक टाइम आएगा जब ये हो जाएगा क्या, 24, और ये हो जाएगा क्या, 1। अब आप खुद सोचो, जब हमारे पास में प्रोटॉन्स की संख्या 24 है और न्यूट्रॉन 1 है, तो न्यूट्रॉन के आवेशों के बीच में कोई भी स्थायित्व नहीं है, कोई फोर्स नहीं लगता। बट यहाँ बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा 24 पे। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रिपल्जन का काम करते हैं। और जब ये रिपल्जन का काम करते हैं, देन वी कैन से कि वो एक स्थायी नाभिक नहीं होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये वाली बात तो होती है ख़त्म, और हम देखते हैं कि इनमें से कुछ बीच के नाभिकों में हमें सही संख्या प्राप्त होती है, सही स्टेबिलिटी मिलती है। इन सब की प्रोबेबिलिटी में से हमें कोई 1 से 2 नाभिकों में कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं देखूं, ये कितना है, 3 है, ये कितना है, 22 है। मीन्स न्यूट्रॉन तो बहुत ज़्यादा है और प्रोटॉन्स कैसे हैं, बहुत कम है। तो मीन्स यहाँ पर प्रतिकर्षण का बल जो है वो लगेगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। तो हम कह सकते हैं इस जगह कुछ हमें स्टेबिलिटी मिलती है। तो स्टूडेंट ये वाली बात कल हम लोग एक सैगर के चार्ट द्वारा समझ चुके थे। किसके चार्ट द्वारा समझे थे स्टूडेंट्स, सैगर के चार्ट द्वारा, ठीक। पेपर में आप लोगों को जो ये इसका क्वेश्चन होगा वो ऐसे भी मिल सकता है कि नाभिक का स्थायित्व समझाइए, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी समझाइए, या फिर डिफाइन कीजिए सैगर चार्ट को। तो आपका बेसिकली जो आंसर होगा वो सेम ही होना चाहिए, राइट। अब हम आज करते हैं कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी, स्थायित्व के लिए कंडीशन, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज। देखिए आज
आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी। बच्चों ये कोई थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ डिराइव टाइप का है, डेरिवेशन है, ठीक है। कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी, कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी, ठीक। आज के इस टॉपिक के अंदर हम क्या देखते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या प्रतिबंध होने चाहिए। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आप, स्थायित्व के लिए प्रतिबंध, स्थायित्व के लिए प्रतिबंध, राइट। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी। इसकी थोड़ी सी समरी करते हैं हम। देखिए, आपको मालूम है कि जो टोटल मास नंबर है m, वो क्या होता था? टोटल मास नंबर जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स z हैं और जिसका एटॉमिक मास नंबर कितना है, a है। तो m, टोटल m कितना होता था? हमने देखा था, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उनका मास, और माइनस में क्या करते थे स्टूडेंट्स हम लोग, बाइंडिंग एनर्जी को करते थे, ठीक है। तो देखिए ZmH प्लस, है ना, A माइनस में MN माइनस में बाइंडिंग एनर्जी, ये, ठीक है। आपको मालूम है ना, यही होता था हमारे पास में टोटल मास। तो हमने यहाँ बात की स्टूडेंट स्थायित्व के लिए प्रतिबंध में कि हमारे पास जो किसी भी नाभिक का टोटल द्रव्यमान है वो होता है प्रोटॉन्स की संख्या और उसके मास का मल्टीप्लिकेशन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इसके मास का मल्टीप्लाई। न्यूट्रॉन मतलब कि टोटल नंबर माइनस में प्रोटॉन, मीन्स क्या बचा, न्यूट्रॉन, और माइनस में आएगा ई बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी को हम लोग इसमें से क्या करते थे, रिड्यूस, राइट। अब इसमें अगर हम ई बी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू रखते हैं, कहाँ से रखते हैं स्टूडेंट्स, सेमी इम्पेरिकल मॉडल से रखते हैं, सेमी इम्पेरिकल मास, ठीक है, उससे। आपको मालूम है 5 टर्म्स के अंदर आई थी ई बी हमारे पास में। उन 5 टर्म्स को लिखने के बाद मतलब टोटल हो गई हमारे पास में 7 टर्म्स। तो उन 7 टर्म को लिखने के बाद में उनको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाएंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाएंगे। मतलब कि क्या करेंगे, इसको एक द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, इस वाली बातों को। फिर जब इस द्विघात समीकरण का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, उसके लिए फिर एक कर्व देखेंगे, पता चलेगा कि वो जो कर्व है वो सैगट चार्ट से बिल्कुल सिमिलर प्राप्त होता है हम लोगों को, राइट। और उसके बाद में स्टूडेंट एट लास्ट हम ये देखना स्टार्ट करते हैं कि इसका डेल m का, इस वाले डेल m का, जब डेल z के साथ में a को कांस्टेंट रख के 0 के बराबर कंडीशन करते हैं तो हमारे पास में एक z की वैल्यू आती है, राइट। आप देखते थे, आप पहले निकालते थे ना 11th-12th क्लास के लिए, कंडीशन फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा निकालते थे ना अपन लोग कि मैक्सिमा के लिए कंडीशन के लिए क्या करते थे, जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हम वैल्यू, उसका इसके साथ अवकलन करके 0 के बराबर रखते थे, ठीक है। तो यही स्टूडेंट्स, यही वाला सारा काम आज हमें हमारे टॉपिक में करना है। और फिर हम देखते हैं कि इसको 0 के इक्वल रखने पर हमें z की एक टर्म प्राप्त होती है, एक टर्म z की मिलती है, जो कहेंगे हम कि जो कंडीशन है स्टेबिलिटी के लिए वो कुछ इस तरीके से फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हमारी हुई इसमें अभी रफली बातें, ठीक है।
तो आज के टॉपिक के लिए सबसे पहले हेडिंग डालिए कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी। कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी। टॉपिक लिखिए आज के लिए कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी। कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है, ये लिखने के बाद में टॉपिक डाल लिया अब आपने कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे फर्स्ट इट इज यूज फॉर सेमी empirical mass formula। ठीक है, अतः सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र से सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र से, तो इसको लिख लीजिए mZA ZMH प्लस A माइनस ZMN माइनस EB। ये आई होप कि सबको याद होगा। ठीक है, और इसे अभी इक्वेशन 1 डालिए, EB लिखने के बाद फिर डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखिए mZ कोमा A इक्वल ZMH प्लस A माइनस ZMN माइनस EB की वैल्यू रखनी है। सबसे पहले वॉल्यूम एनर्जी आती थी। ठीक है, तो वो होती थी AVA। फिर आती थी हमारे पास में कौन सी, सरफेस एनर्जी आती थी, जो होती थी स्टूडेंट्स AS A की पावर 2/3। फिर आती थी हमारे पास में स्टूडेंट कुलाम एनर्जी AA Z माइनस में 1 और A की पावर 1/3। कुलाम एनर्जी के बाद हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आता था, असिमेट्रिक। ठीक है, असिमेट्रिक एनर्जी माइनस A माइनस में 2Z का स्क्वायर अपॉन में A। और फिर आती थी हमारे पास में पेयरिंग एनर्जी। उसकी वैल्यू क्या होती थी, AP A की पावर माइनस में 3/4। ठीक है, यहाँ तक आपको दिख तो रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। AP माइनस में AP A की पावर माइनस में 3/4। ठीक है, इसके बाद लिखिए MZ कोमा A, इसको सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, तो कितनी आई, ZMH प्लस में A माइनस ZMN माइनस अंदर गया तो AVA प्लस AS A की पावर 2/3 प्लस
ए जेड माइनस में 1 अपॉन में ए की पावर 1/3 माइनस ए माइनस में 2z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल ए एंड माइनस ए की पावर माइनस में 3 4 माइनस क्यों भाई प्लस आएंगे ये ना, माइनस से मल्टीप्लाई हो गए हैं, तो इसको लिख लीजिए पहले एक बार। और इस इक्वेशन को दे दो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। इसके लिखने के बाद में यहाँ पे देखिए कि जेड ए और जेड स्क्वायर के रूप में इनको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। मतलब कि एम जेड कोमा ए, इसको कैसे करते हैं, ए जेड और जेड स्क्वायर के फॉर्म में। मतलब यहाँ पे जहाँ भी ए आ रहे हैं ना, उन्हें क्या करें स्टूडेंट्स, कॉमन ले लें। जहाँ जेड आ रहे हैं उन्हें कॉमन ले लो, और जहाँ जेड स्क्वायर आ रहा है उसे कॉमन ले लो, तो हम देखते हैं हमें आंसर मिलता है, राइट। तो कीजिए इस काम को, सभी स्टूडेंट अपनी रफ कॉपी में करके देखें इसे। जेड ए और जेड स्क्वायर को कॉमन लेना है हमें। तो सबसे पहले से अपन ओपन कर लेते हैं कि जेड एम एच प्लस ये क्या आया, ए एम एन माइनस में जेड एम एन माइनस ए वी ए प्लस ए एस 2/3 ए जेड स्क्वायर ए की पावर -1/3 माइनस ए जेड ए की पावर माइनस में 1/3 प्लस इसको ओपन कर लो, ए का स्क्वायर -4a जेड प्लस में 4z का स्क्वायर, और सब जगह मल्टीप्लाई कर दो किससे, ए का इनवर्स प्लस ए की पावर माइनस में 3/4। इसको हमने क्या किया, ओपन कर दिया पूरी इक्वेशन को। और इसके बाद हम लोग देखते हैं इक्वेशन को ओपन करने के बाद एक कॉमन लेते हैं इसमें। पहले आप लोग लिख लीजिए इसे, ये था एम जेड कोमा ए और इक्वल जेड, ठीक है। लिखो पहले इसको सबको, फिर आगे चलते हैं हम। इसमें यहाँ पर क्या आएगा, ये ए तो लिख दिया 2/3 प्लस में ए एस भी आएगा ना, ऐसे ही है ना। ये वाली टर्म देख लेना, यहाँ से लिख लो एज इट इज।
और ये सी है ना, ए लगे कहीं आपको, सी, ये भी सी है। अच्छा, आपको तो कुछ नहीं लग रहा ये सी है, मैंने सी सोच लिया, इन्हें ए सोच लिया ना, ये सी है। राइट है ना, तो करेक्ट उतारना आप लोग, क्योंकि ऐसे दिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। राइट, आप लोग गलतियां ना करें। तो लिखना स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, अब इनके पास में जो भी है अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ इस लाइन को हटाते हैं अभी हम। इसे भी हटा ही देते हैं। देखो लिखते हैं अब इसमें क्या बनाइए, एम जेड कोमा ए इक्वल, सबको एक बार लाइन वाइज लिख लीजिए, जेड एम एच प्लस ए एम एन माइनस जेड एम एन माइनस में ए वी ए प्लस ए एस टू ए 2/3 प्लस में ए सी जेड का स्क्वायर ए माइनस 1/3 माइनस में ए सी जेड ए की पावर माइनस 1/3 प्लस, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ए का स्क्वायर एक ए से कटेगा, ए इनवर्स से, तो ये सिर्फ क्या बचेगा, एक कैपिटल ए। ये वाला देखिए माइनस में 4 है ना, माइनस ए 4, ए इनवर्स इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ जेड। यहाँ देखो प्लस ए 4z स्क्वायर ए इनवर्स, ठीक है, और प्लस में बचा ए पी ए की पावर माइनस में 3/4, ठीक है। ये टर्म दिख रही है, बिल्कुल दिख तो रही है। तो आगे चलते हैं हम। देखिए, अब यहाँ पर हमने बात की थी कि कॉमन लेने की, ठीक है। किसको लेना है, ए को, जेड को और जेड स्क्वायर को, ठीक है। देखिए अब इसको हटा देते हैं। सब स्टूडेंट्स अपनी अपनी नोटबुक में वीडियो को पॉज करके कॉमन लेने की कोशिश करें, ठीक है। सबसे पहले लेना है ए, तो एम जेड कोमा ए इक्वल, यह आया एज इट इज जेड एम एच प्लस, नहीं ए कॉमन लेना है अभी तो हमें पहले। ए कहाँ से ले सकते हैं, देखो एक ए इससे, यहां से भी इसमें से ले लेते हैं, इनसे नहीं ले रहे क्योंकि इनसे जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे। एक ए इससे कॉमन ले लेते हैं और एक इससे ले लेते हैं। देखिए हाँ, तो इसमें से अगर हम एक कॉमन लेते हैं तो ये क्या आ गया, ए एम एन, इसका यहाँ क्या आया, ए वी, यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट, देखो ए हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, ए एस कैसा बचेगा आपके लिए, ए एस ए की पावर प्लस ए एस ए की पावर माइनस में 1/3, क्योंकि ए क्या है इसमें कॉमन आ गया, प्लस
इनसे ले रहे थे अभी हम एक कॉमन, यहाँ क्या बचा ए ए प्लस, इसके लिए देखो ए पी के लिए क्या बचेगा आपके पास में ए, ऐसे करते हैं ए पी को अभी कॉमन नहीं लेते हैं, इसको पेयरिंग वाली जो एनर्जी है ना इसको अलग से ही लिखेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि पेयरिंग वाली एनर्जी अलग से क्यों लिख रहे हैं, ये बहुत ही कम होती है हमारे पास, राइट, देखा था आप लोगों ने भी, तो हम यहीं इसको क्लोज करते हैं। अब लेते हैं बच्चों जेड इसमें से कॉमन, जेड देखिए जेड कॉमन लिया तो एक तो ये टर्म, बार मत समझना आप, मैं ऐसे कर देती हूँ इसको, एक ये टर्म है ना, ये भी ठीक है, ये भी ले लेते हैं, और एक ये टर्म लेते हैं। तो हम जेड अगर जब इसमें से कॉमन लेते हैं तो देखिए जेड एम एच माइनस में एम एन, और यहां से जेड कॉमन आया तो माइनस में ए सी ए की पावर -3 ए 4, ठीक है, प्लस में जेड स्क्वायर। अभी हमने क्या लिया, जेड लिया एम एच माइनस एम एन माइनस ए सी ए की पावर -1/3 और आया माइनस का 4 ए है ना, जेड स्क्वायर लो, इन टर्म का काम हो गया है, ये बच रही है एक, अच्छा ये तो ले ली ना हमने, एक ये बच रही है, मतलब कि हमारे पास में जो जेड स्क्वायर में टर्म आएंगी वो सिर्फ कौन कौन सी है, 2 टर्म है, तो लिया इसको हमने ए सी ए की पावर -1/3 और ये दी प्लस 4 ए का इनवर्स, ये आ गई, और लास्ट में जो टर्म बची वो किसकी बची बच्चों, पेयरिंग की, तो इसको लिखा ए पी ए की पावर -3/4, क्लियर, ठीक है, नहीं यहां से ब्रैकेट हटा दो, अलग से है ना ये टर्म तो हमारे पास में, ये लिख दिया। अब इसको देखिए एम जेड को हमने ए जेड और जेड स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, क्यों कन्वर्ट किया, ताकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए देखिए हमने क्या किया, एम जेड कोमा ए, ये टर्म अल्फा मान ली है तो ए अल्फा, इसे बीटा मान लिया मतलब कि बीटा जेड, और इसे मान लिया गामा, गामा जेड स्क्वायर, और साथ में कौन आया ए पी ए की पावर -3/4, इसे दे दी हमने इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इसके अंदर स्टूडेंट ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, क्या इसका ये जो फॉर्म है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रही है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि द्विघात समीकरण, ऐसी बनती है ना वो, जेड स्क्वायर जेड और ये कांस्टेंट, ठीक है, ये बन गई, पहले यहाँ तक लिखिए फिर हम इसकी बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। देखिए इसे फिर आगे चलते हैं इसमें,
तो आपने इसको लिख लिया होगा। हम चलें आगे। तो हम इसमें देखते हैं आगे कुछ किस तरीके से टर्म्स। कि हम अगर अल्फा बीटा और गामा की इससे कंपेयर करें तो देखो अल्फा कितना है, अल्फा देखो कितना अल्फा ना, ये टर्म अल्फा थी, मतलब mn माइनस में av प्लस as a की पावर -1/3 और ये क्या है अल्फा। अगर बीटा के बारे में देखें mh माइनस mn माइनस में ac a की पावर -1/3 माइनस a 4, ये है अल्फा, ये बीटा एंड सिमिलरली गामा। देखो तो गामा कितना है, ये गामा था हमारे पास, AC a की पावर -1/3 प्लस में 4AA और A इनवर्स, ठीक है। ये क्या मिला, गामा। इसे दी हमने इक्वेशन नंबर 3, किसी को मत दो अभी, है ना। इक्वेशन नंबर मत दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 तक हो गया और ये अल्फा बीटा गामा की बात आ गई है, इसको हटाते हैं। तो इसके नीचे लिखिए, इस टर्म के नीचे अल्फा बीटा गामा की आ गई। यहाँ इक्वेशन 2 के लिए लिखते हैं, वेयर इक्वेशन 2 is a quadratic equation in terms of z, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले लिख लें, यहाँ इक्वेशन 2 z के पदों में द्विघात समीकरण है। यहाँ ये लिखने के बाद इसको लिखिए, फिर हम आगे कर्व क्रिएट करते हैं इसके लिए। Where equation 2 is a quadratic equation in terms of z, यहाँ इक्वेशन 2 z के पदों में द्विघात समीकरण है। और इसको भी लिख लीजिए, अल्फा बीटा और गामा क्या क्या है हमारे पास।